नमस्कार। मैं आपका अरुण कुमार स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज हम पहुंच चुके हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 11th, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। ये ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए इस चैप्टर्स को हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आएगा और दोबारा ये चैप्टर भी पढ़ने की आपको आवश्यकता ना पड़ेगी। आ जाइए शुरू करते हैं। कह रहा है कि पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के वर्णन करने के तरीकों, गति का कारण और गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा कर चुके हैं। कार्य एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनकी व्याख्या करने में सहायता करती है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कार्य क्या है, ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम इसमें जानेंगे। क्या कह रहा, सो देखो। कह रहा है कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। सही बात है। कह रहा है इन गतिविधियों, क्रियाकलापों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। मतलब कोई भी जीव जंतु अपने जीवन यापन करने के लिए, जीवित रहने के लिए जो पूरा प्रक्रम करता है, क्रियाकलाप करता है, उसको क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए भी ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। सही बात है। कह रहा है कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने, साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ज्यादा कोई भारी काम करना होता है तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कम हल्का काम करना होता है तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब इन शॉर्ट ये है कि अगर कार्य करना है तो ऊर्जा की आवश्यकता हमको होती है। कह रहा है जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। सही बात है। उदाहरण के लिए वो कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। जंतुओं को भी, उनको भी कार्य करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने, खेत जोतने के उपयोग में भी लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ओके। मशीनों के बारे में सोचे, उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका उपयोग आप करते हैं। तो बहुत सारी मशीनें हैं जिसका उपयोग करते हैं। साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, घिरनी हो गया। तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हैं जिसका उपयोग किया जाता। बोल रहा है कि हर चीज के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता। कुछ इंजनों को पेट्रोल, डीजल की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? कोई भी चीज, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, अगर वो कार्य करता है, किसी भी तरह का कार्य होता है, तो वो कार्य तब होगा जब ऊर्जा एक तरफ से होगी। मतलब कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम इसी चैप्टर में कार्य और ऊर्जा के बारे में बारीकी से समझेंगे, फिर समझेंगे शक्ति क्या होता। तो आइए समझते हैं कार्य के बारे में। कह रहा कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। हम दैनिक जीवन में जिस कार्य का प्रयोग करते हैं और विज्ञान में जिस कार्य की बात कर रहे हैं, वो दोनों में अंतर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा खाना खाना कार्य है, तो ये दैनिक जीवन में हो सकता है। दीवार को धक्का देने को आपको बोला गया और आपने दीवार को धक्का दिया तो आपने कार्य किया। लेकिन विज्ञान के लैंग्वेज में ये कार्य नहीं है। गाना गा रहे हैं, ये कार्य है। सो रहे हैं, ये भी कार्य है। पढ़ रहे हैं, ये भी कार्य है। रो रहे हैं, धो रहे हैं, ये भी कार्य है। लेकिन विज्ञान के लैंग्वेज में नहीं है। तो विज्ञान के लैंग्वेज में कार्य कब है? तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं और बल लगाने की वजह से जब कोई विस्थापन होता है तो हम कार्य हुआ या नहीं हुआ हम बात करते हैं विज्ञान में। आइए समझते हैं, समझ में आ जाएगा। कह रहा है कठोर काम करने के बावजूद कुछ कार्य, अधिक कार्य नहीं। कह रहा है कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती हैं, चित्र बनाती हैं, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती हैं, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती हैं, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर वह बहुत से ऊर्जा व्यक्त करती है। सामान्य बोलचाल में वह कठोर काम करती है, कर्मठ है एकदम। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो कठोर काम में बहुत थोड़ा काम कार्य सम्मिलित है। मतलब वैज्ञानिक रूप से देखें तो ये उतना कार्य नहीं करे जितना कि हमको दैनिक जीवन में दिख रहा है वो कार्य है। तो दैनिक जीवन में सच में बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, लेकिन विज्ञान के लैंग्वेज में नहीं। अभी कह रहा है आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है।
आप पूर्णतया थक चुके हैं, तो आपने अपने शरीर से क्या किया, कार्य तो किया है, ठीक है, लेकिन विज्ञान के लैंग्वेज में ये क्या है, कार्य नहीं है। कह रहा थक चुके तथा भी आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया, क्यों, क्योंकि चट्टान में कोई भी विस्थापन नहीं हुआ। मतलब विज्ञान के लैंग्वेज में क्या है कि अगर आपने किसी वस्तु पे बल लगाया, तो बल लगने के बाद कम से कम विस्थापन होना चाहिए, तब कार्य की श्रेणी में आ सकता है। तो अगर विस्थापन नहीं हुआ तो कार्य शून्य है, नहीं होगा। आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े हैं, मतलब भारी बोझा सर पे ले लिया, ऐसे खड़े हैं, तो यह कार्य आपने नहीं किया। अगर आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया है तथा अपनी बहुत से ऊर्जा व्यय किया है कि आप बोझे पर कुछ कार्य कर रहे हैं, तो हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया। तो विज्ञान के लैंग्वेज में कार्य नहीं किया गया। लेकिन अगर आपको कोई बोल दे कि सर पे बोझा लेके खड़ा रहना, मैं आपको 50 रुपया दूंगा, और आपने बोझा रख के खड़ा हुआ 5 मिनट, तो 5 मिनट के बाद आपको 50 रुपया लेने का अधिकार है, क्योंकि वो दैनिक जीवन में कार्य है हो गया। लेकिन विज्ञान के लैंग्वेज में कार्य नहीं है, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ। कह रहा है कि प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं, आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। तो जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र सिनेमा को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना को कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता। कार्य क्या होता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। क्या है भिन्न प्रकार, आइए उसको समझते हैं। कह रहा है कि विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप क्या कह रहा, आइए इसको देखते हैं। इसमें कह रहा कि उपरोक्त अनुच्छेदों में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्राय हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं, जैसे गुनगुनाना, पढ़ना, खेलना, कूदना, दोस्तों से बातचीत करना, गप्पे लड़ाना, ये सब दैनिक जीवन में कार्य हो सकता है, विज्ञान में नहीं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किस वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर कार्य घटित हो रहा है, कार्य कौन कर रहा। तो चूंकि हम बात कर रहे हैं तो किसी वस्तु पर कार्य नहीं कर रहे हैं, कोई वस्तु है जिसपे कार्य घटित नहीं हो रहा है, ठीक है, और कोई एक प्रॉपर कार्य कौन कर रहा है, तो भाई ये क्या होगा, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं प्रॉपर उस तरीके से, तो कार्य नहीं हो रहा विज्ञान के दृष्टिकोण से, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से वो कार्य नहीं है। कह रहा है कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना, वैज्ञानिक दृष्टि से किसे कार्य कहा जाएगा, इसको आइए समझने का हम प्रयास करते हैं। कह रहा है विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और प्रभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। कह रहा है किसी सतह पर रखे गए गुटके को धक ले। कोई सतह है, लकड़ी का टुकड़ा, उसको हमने क्या किया, धक्का दिया। कह रहा गुटका कुछ दूरी तय करता है, आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया, तो इस स्थिति में क्या हो गया, हम मानेंगे कार्य हुआ। मतलब बल लगाया और वो विस्थापित हो गया तो कार्य कहलाएगा। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है, लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और विस्थापित हुआ, इसलिए कार्य हुआ। देखिए हम आगे ये भी जानेंगे कि बल भी लगता है, विस्थापन भी होता, उस स्थिति में ही विज्ञान कार्य नहीं मानता है, कुछ स्थिति में वो क्या हुआ हम बाद में समझेंगे। फिलहाल इतना समझते हैं, कोई वस्तु हमने उस पर बल लगाया, वो विस्थापित हुआ, तो हम बोलेंगे कार्य हो रहा है। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ता, पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य हुआ। उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। एक वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए, दूसरा वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। मतलब कार्य तब माना जाएगा जब दो चीजें होंगी, कोई वस्तु है उस पर तो बल लगा और दूसरा उसमें विस्थापन हुआ, तो बल लगे और विस्थापन हो तो हम बोलेंगे कार्य हो रहा। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती है तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से समझते हैं और यही सही तरीका भी है विज्ञान में। क्या कह रहा सो देखो, इसमें कह रहा है एक बैल किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा और गाड़ी कुछ दूरी चली है, क्या आपके विचार में स्थिति में कार्य किया गया, तो हाँ इस स्थिति में कार्य किया जा गया। कह रहा अपने दैनिक जीवन की कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित है, इनकी सूची बनाइए, अपने मित्रों से चर्चा कीजिए, प्रत्येक स्थिति में कार्य किया गया है कि नहीं किया गया ये बताइए। तो जैसे हम दौड़ते हैं,
एक जगह से दूसरी जगह जगह जाते हैं, बल लगाते हैं और फिर दौड़ते हैं, तो क्या हुआ, बल भी लगा और गति भी, अवस्था में भी परिवर्तन हुआ, स्थिति में परिवर्तन हुआ, विस्थापन हुआ, तो बोलेंगे वो भी कार्य हुआ। एक क्रियाकलाप बोल रहा है, कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती है। कुछ ऐसे वस्तु जिसमें बल लगे, जैसे दीवार है, दीवार पर हमने धक्का दिया, बल लगाया, वो विस्थापित नहीं होगा, दूसरी स्थिति में कार्य नहीं होगा। ऐसी स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगने बिना ही विस्थापित हो जाए। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सकते हैं उनकी सूची बने, अपने मित्रों से क्या करिए, गॉसिप करिए, चर्चा कीजिए, बातचीत करिए और उस पर डिस्कस करिए। गॉसिप नहीं करना, मतलब डिस्कस करना है ये। तो देखो, कार्य तब माना जाएगा जब आपने किसी वस्तु पे बल लगाया, पहले बात वो बल होनी चाहिए असंतुलित बल, असंतुलित बल आपने लगाया तो उसमें विस्थापन होगा। जब किसी वस्तु पर बल लगाया, विस्थापित हुआ, तो कार्य होगा। कह रहा बल एक एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। कह रहा विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। जिस तरफ विस्थापन हो रहा था उसी तरफ बल लगाया। एक हो सकता है बल इधर लगाया, विस्थापन इधर आया। एक हो सकता है कि बल के लंबवत विस्थापन हो। स्थितियां हो सकती है। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल F कार्य करता, मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई, मान लीजिए कि W किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा के अनुसार कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल को बोला जाता है। किया गया कार्य बल गुने विस्थापन होता है। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। जो वस्तु है उस पर हमने अपने बल लगाया और उस बल के कारण जो विस्थापन हो गया वो क्या कहलाएगा, Fs। ठीक है क्या, चलो जैसे यहाँ देख, यहाँ क्या कह रहा, एक टेबल है, उस पर कोई टुकड़ा लिया गया, बल लगाया, बल विस्थापित होकर, अरे वस्तु विस्थापित होकर यहाँ पे आ गया, इतना विस्थापन हुआ। तो इस पर जितना बल लगाया और जो विस्थापन हुआ, बल और जो विस्थापन हुआ, उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, उसके गुणनफल को कार्य बोला जाता है। कोई वस्तु है, उस पर आपने बल लगाया और आगे बढ़ गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, विस्थापन बोलेंगे। क्या बोल रहा है सो देखो, इसमें उसको कार्य बोलेंगे, विस्थापन होगा तो। कह रहा अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा क्या गया कार्य बल के परिमाण और बल की दिशा के चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर है। ये क्या हुआ, कार्य का परिभाषा दे दिया। इसने बोला कि किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा जो किया गया कार्य है उस बल के परिमाण और बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, अतः इसमें कोई दिशा नहीं होती है। W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। इसकी कोई दिशा नहीं होती और ये फॉर्मूला होता। कह यदि F 1 न्यूटन हो, बल क्या हो, अगर 1 न्यूटन हो, विस्थापन भी क्या हो, वो भी 1 मीटर को, मतलब कोई वस्तु है उस पर आपने बल लगाया 1 न्यूटन और उस लगाए गए बल के कारण विस्थापन हुआ 1 मीटर, तो क्या बोलेंगे, कार्य हुआ 1 जूल। वही बोल रहा, वही ये कहना चाह रहा है। कह रहा है कि यदि F 1 न्यूटन हो, S 1 मीटर हो, तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। यहाँ बल का ऐसा मात्रक न्यूटन मीटर या जूल है। बल का ऐसा मात्रक क्या पूछेगा, तो क्या होगा, न्यूटन मीटर बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जूल है। वही कह रहा, 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य का वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा के अनुदेश 1 मीटर विस्थापित कर दे। बोलेगा 1 जूल किसको बोलते, तो कोई वस्तु है उस पर हमने 1 न्यूटन का बल लगाया और 1 मीटर की दूरी विस्थापित हो गई, तो उसको बोलेंगे कि 1 न्यूटन मीटर या फिर 1 जूल का क्या हुआ, कार्य हुआ। अब कह रहा है कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल शून्य है तो क्या गया कार्य क्या होगा, वो भी शून्य होगा। यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो क्या क्या कार्य होगा, वो भी शून्य होगा। उन दशाओं का उल्लेख की जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। तो अगर वस्तु पर बल क्या लगेगा, शून्य, तो W बराबर Fs, तो वो भी शून्य हो जाएगा, कार्य भी। देखो W बराबर क्या होता है, W बराबर क्या होता है, F इंटू एस। अगर W 0, अरे बल 0 तो कार्य 0, अगर पूछेगा विस्थापन 0 तो कार्य 0। सिंपल सी बात। बोल रहा है किसी वस्तु पर 5 न्यूटन लग रहा है, बल लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु 2 मीटर विस्थापित हुआ, तो F कितना है, 5 न्यूटन। न्यूमेरिकल है, ये देख लेते हैं। S कितना है, 2 मीटर। करे यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार क्या गया कार्य कितना होगा, F इंटू एस, 5 दूनी 10 जूल।
या न्यूटन मीटर होगा। सही बात है क्या? चलो, ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल था, हमने देख लिया। आ जाइए, छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। कह रहा है कि एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तो लग रहा है, बल तो लग रहा, विस्थापन भी हो रहा है एक ही दिशा में। एक बच्चा किसी खिलौना कार को दर्शाए गए चित्रानुसार धरती के समानांतर खींच रहा। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया। इस स्थिति में किया गया कार्य बल और विस्थापन गुणनफल के बराबर होगा। इस प्रकार किसी बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? धनात्मक होता। यही आपको तस्वीर में दिखाया गया, मतलब जिस स्थिति में बल लगाया, जिस दिशा में बल लगाया, उसी दिशा में अगर परिवर्तन होगा तो उसको बोलेंगे धनात्मक कार्य। इधर कार कार को खींचा इस बच्चा ने और विस्थापन भी इधर हो रहा, तो बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही हो रहा। अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है। उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा। मतलब वस्तु इधर गति कर रही है, गति इधर कर रही है, S इधर है, और हमने बल इधर लगाया जैसे कि घर्षण बल, तो बल और विस्थापन के बीच 100 डिग्री का कार्य होगा। और आप जानते हैं कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1 होता। इसलिए ये किया गया कार्य क्या कहलाएगा? ऋणात्मक कहलाएगा। कह रहा अब एक इस पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल F आरोपित किया जाता है, अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। माना कि वस्तु S दूरी के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है। ऐसी स्थिति में बल F द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। और हम ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि भैया कार्य क्या हो रहा है? बल लगाए गए बल के विपरीत दिशा में होती है, यही इसको बताता। बोला है कि जब बल विस्थापन की दिशा में लगता तो क्या क्या कार्य? धनात्मक। और जब विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तो क्या क्या कार्य? ऋणात्मक। मतलब क्या हुआ? ये वस्तु है, इस पे आपने बल लगाया, बल इस दिशा में लगा, विस्थापन भी इसी दिशा में होता है, कार्य धनात्मक। अगर बल लगा और इसी दिशा में विस्थापन भी हुआ तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। लेकिन ये वस्तु है, आपने बल लगाया इस दिशा में, विस्थापन हो रहा है इस दिशा में, तो ये कैसा होगा? ये ऋणात्मक कार्य होगा। घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता। घर्षण बल के द्वारा, क्योंकि गति की दिशा के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है, तो गति विस्थापन उधर हो रहा, घर्षण बल इधर लग रहा, तो इस दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बना। 180 डिग्री का कोण बनेगा, cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता। क्या कह रहा है? सो देखो, उसमें कह रहा है एक कुली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर अपने सिर पर रखता है। इसके द्वारा बोझे पर क्या गया? कार्य का परिकलन कीजिए। तो क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू एस। F बराबर क्या होता है? M इंटू ए, तो M इंटू जी इंटू एस। M कितना दिया हुआ? 15 kg। G कितना दिया हुआ? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। S कितना दिया हुआ? 1.5 मीटर। तो कितना होगा? 225 जूल कार्य किया गया। 225 जूल कार्य किया गया, हमने कैलकुलेट किया। तो देखो 225 जूल। कह रहा ऊर्जा क्या? कार्य तो समझ गए, अब ऊर्जा क्या होता है? कार्य को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, आइए उसके बाद समझेंगे बाकी चीज। देखो, कार्य को W से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला F इंटू एस होता है। F मतलब बल, L मतलब विस्थापन, और इंटू कॉस थीटा होता। अगर बोल रहा है इफ आपने बल ही शून्य लगा दिया, तो ये शून्य तो कार्य भी शून्य, तो कार्य क्या होगा? वो भी शून्य होगा। बोल रहा है इफ बल तो लगाया बट विस्थापन क्या हो गया? वो शून्य। ये शून्य तो सब शून्य, देयरफॉर कार्य क्या हो जाएगा? शून्य। तीसरा इफ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, बल लगाया एंड विस्थापन भी हुआ, देन क्या क्या कार्य क्या होता है? F इंटू एस कॉस थीटा। बल लगाया, विस्थापन हुआ, लेकिन उस दोनों के बीच में कोण कितना बना? 90 डिग्री। और आप जानते हैं कॉस 90 का मान कितना होता है? FS कॉस 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 इंटू FS, तो कितना हो गया? 0 जूल हो गया।
तो शून्य जूल जो कार्य है वो तीनों स्थिति में हो सकता है। तीनों स्थिति क्या है? या तो बल लगे, बल ही न लगे, दूसरा या बल लगे तो विस्थापन न हो, तीसरा बल लगे विस्थापन हो। लेकिन अगर बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तो नहीं होगा कार्य। कह रहा ऊर्जा के बिना जीवन क्या है? असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत। सूर्य ऊर्जा का सबसे बड़ा क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। बोला सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में सोच सकते हैं? तो बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे अगर बोला जाए, नाभिकीय ऊर्जा होता है, तापीय ऊर्जा होता है, ज्वारीय ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा होता है, ठीक है, जल ऊर्जा होता है, बहुत सारी ऊर्जाएं हैं। बोला ऊर्जा के कुछ स्रोतों को ऊपर दिया गया, ऊर्जा के अनेक अन्य स्रोत भी हैं, सूची बनाइए। कह रहा ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। कोई विकेट है, उधर से कोई बॉलर ने तेज गति से बॉल फेंका, अगर इस विकेट में लगेगा तो विकेट थोड़ा और उधर जाके गिरेगा। वही बोल रहा है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई तक उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्या होता है? क्षमता समाहित होती है। मतलब वस्तु को एक वेग के साथ फेंका गया तो उसमें वेलोसिटी था, तो वेलोसिटी के कारण क्या होगा? एक क्षमता होती है एक, और दूसरा क्या होता है? एक ऊंचाई के कारण किसी पत्थर के टुकड़े को यहाँ से छोड़ देंगे, अगर वो पत्थर का टुकड़ा हाथ पे रखा होगा नीचे किस ऊंचाई पर तो बहुत कम चोट लगेगा, चोट जाने लगेगा। उसी पत्थर को टुकड़ा के उठा के रख छोड़ दीजिए तो ऊंचाई बढ़ने के कारण चोट ज्यादा लगेगा। इसका क्या मतलब हुआ? ऊंचाई के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगर ऊंचाई के कारण ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा, और गति के कारण होगा तो उसको बोलेंगे गतिज ऊर्जा। बोल रहा है कि आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई तक उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौनों जैसे खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा, और जब ये खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता तो यह गति करने लगता। सही बात है। जब किसी गुब्बारे में हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसके आकृति में परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर क्या होता? बल को हटाने पर यह अपनी मूल आकृति में वापस आ जाती है। कह रहा है किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाएं तो यह विस्फोटक ध्वनि उत्पन्न करते हुए फट भी सकता है। ये सभी उदाहरण क्या हैं? देखो, तो एक बोला कि अगर बहुत ज्यादा बल लगाकर उसको दबाएंगे तो फट भी सकता है। तो ये सभी उदाहरणों में विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य करते हैं उस ऊर्जा की वृद्धि होती है। कह रहे यदि किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे प्राप्त करते हैं? कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी स्थिति में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ ऊर्जा कर सकती है, और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। क्या बोल रहा है? इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है कार्य कर सकते हैं। कह रहा है कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा होती है वो कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। 1 जूल कार्य करने के लिए आवश्यक कार्य की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल का उपयोग किया जाता है। 1 किलो जूल 1000 जूल के बराबर होता है। 1 किलो जूल जो है ना 1000 जूल के बराबर होता है। कह रहा है कि ऊर्जा के रूप, सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा के अनेक रूप विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा क्या होता है? सम्मिलित है। इसे सोच आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता वस्तु जिसका अस्तित्व है ऊर्जा का रूप है? अपने मित्रों, यहाँ
विचार विमर्श कीजिए कि देखो, तो अगर कोई ऊर्जा का रूप है तो उससे कोई कार्य करा के देखिए। अगर उससे कोई कार्य होता है तो वो क्या होगा, ऊर्जा का एक रूप होगा। कह रहा जेम्स प्रेस्कॉट जूल के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं, जिनके नाम पे कार्य और ऊर्जा का मात्रक रखा गया। कह रहा है जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मा गतिकी के अनुसंधानों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बनाया। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज किसने की, तो जूल नाम के वैज्ञानिक ने की। उन्होंने ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। अगर आपसे पूछ लेगा ऊर्जा संरक्षण के नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किसने किया, तो जूल ने। ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की, ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज किसने की, जूल ने की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल उन्हीं के सम्मान में रखा गया। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ऊर्जा के रूप में पहले ऊर्जा का रूप गतिज ऊर्जा को क्या है। तो देखिए, गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोला जाता है, काइनेटिक एनर्जी बोला जाता। ये किसके कारण होता है, सिंपल सी बात है कि किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, कार्य करने की जो क्षमता उत्पन्न होती है, उसी को गतिज ऊर्जा कहता है। कह रहा है एक भारी गेंद लीजिए, उसे रेत की मोटी परत क्यारी पर गिराइए। गीली रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर की ऊंचाई से गिराइए। गेंद रेत में एक गर्त बना देती है। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर की ऊंचाई से, मतलब एक पत्थर के टुकड़े को आप गिरा दीजिए तो धंसेगा। फिर थोड़ा और ऊंचा से गिराइए, ज्यादा धंसेगा, और ऊंचा से गिराइए और ज्यादा धंसेगा। तो ये ऊंचाई के कारण उसमें धंसने का गुण ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ज्यादा कार्य कर रहा, तो ऊंचाई के कारण हो रहा। तो ऊंचाई के कारण, स्थिति के कारण जो ऐसा होता है उसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। लेकिन किसी पत्थर के टुकड़े को मैं धीरे से फेंकूं तो कम चोट लगेगा, उसी पत्थर के टुकड़े को मैं तेजी से फेंकूं ज्यादा चोट लगेगा। तो क्या हुआ, चोट लगना एक कार्य है, वो कार्य हुआ। और वो कार्य कौन कर रहा है, तो ये गति के कारण इसमें मुख्य रूप से हो रहा है। तो गति के कारण कोई कार्य होता तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। इस क्रियाकलाप में कह रहा गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर निशान लगाए, उनकी गहराइयों की तुलना करें, इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक हो रही है। तो जो सबसे अधिक ऊंचे से गिराया गया होगा वो सबसे नीचा गड्ढा बनाया होगा। दूसरा क्रियाकलाप बोल रहा है 11.5 के अनुसार उपकरण सुसज्जित कीजिए। एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को क्या करना है हम लोग, ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। यहाँ पे इस तरीके से ट्रॉली, ठीक है, इसको क्या कहता है, गुटके को इस तरीके से रखा गया। कह रहा कि पलड़े पर एक ज्ञात द्रव्यमान रखिए जिससे कि ट्रॉली क्या हो, गतिमान हो। ट्रॉली ये जो है एक गतिमान हो, इसलिए इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान रख दीजिए। बोला मेज पर एक अवरोधक इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए, गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया। यह ऊर्जा कहाँ से आया, तो भैया ये गति के कारण आया। तो ये पत्थर का टुकड़ा जब हमने एक रेत पर छोड़ा था तो ऊंचाई बढ़ाया तो ज्यादा गड्ढा किया, और एक गुटका वाला जो है ये गति के कारण कार्य किया। बोल रहा है कि एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षाकृत धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ mv² के बराबर होता है। हाफ ऐसे भी कांस्टेंट है, m मान लेते हैं वस्तु का द्रव्यमान, तो एक वस्तु उसका द्रव्यमान कांस्टेंट रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो हुआ वो किसके समानुपाती हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी सीधा समानुपाती हो जाएगा v² का। मतलब वेग बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ जाता। कह रहा एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेजती है, तो एक द्रव्यमान है, वो बहुत तेज वेग से जाती है, तो उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, उसमें गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है, जिससे वो क्या करता है, लक्ष्य को भेज देता। कह रहा कि बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है, गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा कहाँ से आती है।
कह रहा है कि गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ क्या पानी कह सकते हैं, बहती हुई हवा कह सकते हैं, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि, इस सभी में कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें गति हो, चाहे वो बहती हुई पानी हो, बहती हुई हवा हो, दौड़ता हुआ लड़का हो, उड़ती हुई पंछी हो, कोई भी चीज, उसमें क्या है? गति है, तो गति के कारण ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगा। संक्षेप में, किसी वस्तु में उनकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ क्या होती है? बढ़ती है। अगर चाल बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ेगा। कह रहा है किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा इस वस्तु पर वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता। कह रहा आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए कि m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान u वेग से क्या है? गतिशील हो रहा। जैसा कि हमने अभी बताया था कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है वो गतिशील हो रहा। बोला कि अब मान लीजिए कि अब इस पर एक नियत बल F विस्थापन की दिशा में लगता तो वस्तु s दूरी तय करती है। कह रहा है विस्थापन से किया गया कार्य W Fs के बराबर होगा। वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में जो परिवर्तन हुआ, मान लेते हैं कि उसका वेग क्या हो जाता है? U से v हो जाता। कोई वस्तु है, उस पर हमने बल लगाया, जिस दिशा में बल लगाया उस दिशा में विस्थापन हुआ। पहले वस्तु का वेग u था, वस्तु का वेग क्या हो गया? बढ़कर v हो गया। तो कह रहा मान लीजिए कि त्वरण क्या होगा? a होगा, क्योंकि जैसे ही किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता, और आप जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण होगा। तो हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया है। एक समान त्वरण a गतिशील वस्तु v के आरंभिक वेग, अंतिम वेग तथा विस्थापन के बीच संबंध होता है। वो क्या है संबंध? तो v बराबर u प्लस ए टी गति का प्रथम समीकरण है। और दूसरा क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या होता है? वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बराबर 2s। कह रहा प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग और विस्थापन के बीच संबंध है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s। तो अगर मेरे को यहाँ से s निकालना होगा तो 2a से डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्क्वायर माइनस स्क्वायर बाय 2a। कह रहा है कि हमें ज्ञात है कि f बराबर क्या होता है? ma होता है। इस प्रकार समीकरण से बैठा देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सो देखो w बराबर क्या होता है? fs। w बराबर क्या होता है? f इंटू एस। एफ के जगह पे हमने बैठा दिया एम ए, और एस के जगह पे हमने ये बैठा दिया, और इसको हमने सॉल्व किया तो ये ए से ए कट जाएगा, ये 1 2 नीचे है, 2 नीचे हो जाएगा, एम का एम हो जाएगा। इधर क्या बच गया? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या हो गया? वेग में परिवर्तन, जिसको हम कह सकते हैं सिंपली वेग कह सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? एम वी स्क्वायर। अथवा इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ देखो बोल रहा है कि हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से आरंभ होता, विराम मतलब u क्या हो जाएगा? 0। ये स्टार्टिंग में अगर रेस्ट में था तो u 0 हो जाएगा, तो हाफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0, ये बात खत्म हो गया, तो यही खत्म हो जाएगा पूरा, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा। यह स्पष्ट है कि किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है। तो एग्जाम में अगर ये पूछ लेगा कि कोई वस्तु है उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता, तो किए गए कार्य के बराबर होता। इसलिए जो W बराबर होता है वो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर के बराबर भी होता। एक तो W बराबर एफ एस तो था ही, और ये भी होता। क्यों? क्योंकि ये जो उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है वो किसके कारण? कार्य। वो कार्य, और जो कार्य हो रहा है वही गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और गतिज ऊर्जा में परिवर्तन एक कार्य के बराबर है। कह रहा है u बराबर 0 तो क्या गया? कार्य क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर होगा। अतः m द्रव्यमान की और एक समान वेग v से गतिशील वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता। अब अगर इसमें मेरे को न्यूमेरिकल दे दिया तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे दिया 15 किलोग्राम द्रव्यमान, तो m कितना दे दिया? 15 किलोग्राम। एक वस्तु की गति 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, भी कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? हाफ m का वैल्यू कितना हो गया? 15, वी स्क्वायर 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 चौका 16, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 15 अठे 20 से 120 जूल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 120 जूल दिया हुआ। सिंपली ये क्या है? एक छोटा सा न्यूमेरिकल फॉर्मूला पुट न्यूमेरिकल।
कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से ये भी है सिंपल सा। एक केजी, यदि किसी कार का द्रव्यमान 15,000 kg है तो एम कितना दे दिया, 15,000। बोला उसका वेग 30 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो पहली बात तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को कन्वर्ट करिएगा तो 30 गुने क्या होता है, 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। इसको करिएगा तो कितना होगा, ये होगा 60 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। और क्या गया कार्य क्या हो जाएगा, तो W बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब यू स्क्वायर। तो यही वैल्यू को बैठा दीजिए, ये सारा वैल्यू हो जाएगा। ये वाला वैल्यू यू है और ये वाला वैल्यू क्या है, भी है। इसी को बैठा के सॉल्व कर रहा है। सॉल्व कुछ इस प्रकार यहाँ पे किया, देखो देखो पहले ये 30 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किया, 60 को कन्वर्ट किया, इस प्रकार अंतिम वेग को कन्वर्ट कर लिया। तो क्या हो गया, हाफ एम यू स्क्वायर एक बार निकाला, फिर क्या निकालेगा, हाफ एम वी स्क्वायर एक बार निकालेगा, दोनों वेग के साथ अलग अलग, और दोनों में क्या कर देगा, अंतर कर देगा। तो हो गया इतना। ओके, आ जाइए। तो ये थी गतिज ऊर्जा। अब आते हैं हम स्थितिज ऊर्जा को समझते हैं। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोला जाता है। कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण आती है। कह रहा है एक रबर बैंड, रबर रबर का छल्ला लिया, लीजिए इसके एक सिरे को पकड़ के दूसरे सिरे से खींचे। रबर बैंड का छल्ला लिया, उसको क्या करना है, खींचना। छल्ले के एक सिरे को छोड़ दीजिए, जैसे रबर बैंड का छल्ला लिया उसको खींचे और यहाँ छोड़ दीजिए। एक बार यहाँ चोट लगेगा आपको भरपूर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक खिंचाव आया, एक स्थिति आया। स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है, जिसे कारण बोलते हैं ऊर्जा। और ये ऊर्जा किसके कारण आया, वस्तु की स्थिति के कारण। और वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं हम लोग स्थितिज ऊर्जा बोला जाता है। जैसे यहाँ पे एक और चीज उदाहरण लिया गया, यहाँ देखो दूसरा, आजा देखो। कह रहा है कि दूसरा क्रियाकलाप, एक स्लिंगी लीजिए, चित्र में दर्शाए गए अनुसार अपने मित्र से इसके एक सिरे को पकड़ने के लिए कहिए। आप दूसरे सिरे को पकड़ अपने मित्र के से दूर चले जाइए। आपके सामने ये दिया हुआ, ठीक है। दूर जाने के बाद आप स्लिंगी को छोड़ दीजिए। खींचने पर स्लिंगी ने किस प्रकार ऊर्जा आप ऊपर दे दिया, छोड़ेंगे फिर से सेम चीज हो जाएगा जैसा कि हमने रबर बैंड के साथ किया था, ठीक है। एक खिलौना कार लीजिए, चाबी भरिए, कार को जमीन पर रखिए और खिलौना कार लिए चाबी भर दिया, छोड़ दीजिए, तो ये आगे चल जाता है। खिलौना आपने चलाया होगा तो चाबी भर दिया होगा, छोड़ा होगा तो आगे चला जाता है ये। तो चाबी जो दिया गया उसी के कारण उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। और वो कौन सी है, वो भी एक स्थिर ऊर्जा का ही उदाहरण है। कह रहा है किसी वस्तु को एक ऊंचाई पर उठाइए, किसी वस्तु को एक ऊंचाई से उठा के छोड़ते हैं तो कार्य कर पाता है। एक ऊंची ऊंचाई उठाइए, वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसने कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली है। अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है, कम ऊंचा पर कम कार्य कर सकती है। तो ये क्या हो गया, ये एक स्थिति हो गया। तो ये सभी के सभी क्या है, स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा है। और इस उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिति ऊर्जा बोला जाता है। क्या कह रहा, सो देखो, कह रहा उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित होती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती, वस्तु कार्य करने के लिए स्थितिज क्या करता है, स्थिति प्राप्त कर लेती है। कह रहा जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं, खींचते हैं तो कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा इसमें स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी खिलौना कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, इसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थिर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को भी स्थिर ऊर्जा कहते हैं। तो ये सभी के सभी क्या थे, स्थिर ऊर्जा के उदाहरण थे। अगर आपसे यहाँ बोलेगा तो सो देखो, कह रहा बांस की एक खपच्ची लीजिए और इससे चित्र इतना में दिखाए गए अनुसार रखिए। कह रहा इसके हल्की डंडी को एक सिरे पर तीर बनाइए, तीरे का एक सिरा धनुष की ताने डोरी पर रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। कह रहा तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पर ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन के कारण उसमें कुछ नहीं कह रहा, सिंपल से ये कहना चाह रहा कि भाई ये जो धनुष है, इस धनुष को, ये धनुष आपने बनाया और इसको आप खींचते हैं।
इसको खींच दें, और खींचने के बाद अगर आप छोड़ देंगे तो ये जो तीर है ना ये बहुत दूर तक चला जाएगा। तो ये इसके अंदर, इस तीर के अंदर जो ये गतिज ऊर्जा आया वो किसकी स्थिति के कारण आया, तो इसको हमने खींचा और इसी स्थिति के कारण हुआ, इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसी स्थिति के कारण इसमें क्या होगी, एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। कौन से, वही स्थिति ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है किसमें, गतिज ऊर्जा में। तो ये अगर पूछेगा कि ताना हुआ धनुष, ताना हुआ या खींचा हुआ धनुष, धनुष में कौन सी ऊर्जा होती है, तो भैया स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जब धनुष को छोड़ देते हैं तो चलती हुई तीर में कौन सी ऊर्जा होती है, तो यही स्थितिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है गतिज ऊर्जा में। ठीक है क्या, यही चीजें आपको ये बोल रहा है। कह रहा है किसी वस्तु पर ऊंचाई की स्थितिज ऊर्जा, कह रहा किसी वस्तु पर, वस्तु की ऊंचाई पर किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसके बारे में बात कर रहा। कह रहा वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित होते हैं। मतलब कोई वस्तु है, उसको उठा के ऊपर रखा तो गुरुत्व बल नीचे काम करता, गुरुत्व बल के विरुद्ध जो हमने कार्य किया वही उस कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होती है, तो वो स्थितिज ऊर्जा, और वही स्थितिज ऊर्जा क्या करता है, कार्य करता। कह रहा है किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। आपके सामने में है कोई वस्तु है, इसको उठाकर आपने यहाँ तक उठाया, एच ऊंचाई तक उठाया है। इस केस में आपने क्या किया, इस केस में आपने किया कार्य किया है गुरुत्व बल के विरुद्ध। कह रहा है कि एम द्रव्यमान के एक वस्तु के बारे में विचार कीजिए, एच ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg के बराबर होता। वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। मान लीजिए कि वस्तु का गुरुत्व बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या है, W, और W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। बल बराबर होता है क्या था, ma, और जब वस्तु गुरुत्व के अधीन होता है ए के जगह पे क्या होता है, g, तो क्या हो गया mg। विस्थापन को s बोलते हैं और विस्थापन अगर ऊंचाई के रूप में हो तो h बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh। एक्चुअल में तो ये अभी किया गया कार्य है, और ये किया गया कार्य किसके कारण होती है, तो भाई स्थितिज ऊर्जा के कारण होती है। कह रहा क्योंकि वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी, या वस्तु की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है क्या, चलो क्या कह रहा, आइए इसको जानते हैं। कह रहा वस्तु की किसी ऊंचाई पर स्थित ऊर्जा भूमि तल या आपके द्वारा चुने गए शून्य तल पर निर्भर करता है। आपने कहाँ से एक लेवल लिया उस पर निर्भर करता है कि ऊर्जा कितनी हुई। किसी वस्तु के लिए दी गई स्थित ऊर्जा के तल के सापेक्ष स्थित ऊर्जा का कोई विशेष मान हो सकता है, और किसी दूसरे तल के सापेक्ष इसका दूसरा मान हो सकता है। मतलब आप हाइट कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है कि स्थित ऊर्जा कहाँ होगा। अगर हाइट आप नीचे से कंसिडर करें तो स्थित ऊर्जा और अधिक होगी, हाइट थोड़ा सा ऊंचा से काउंट करें तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसके निस्बत कम होगा। मतलब ये डिपेंड करता है कहाँ से आप कैलकुलेट कर रहे हैं। या ध्यान देने योग्य बात है कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर है, न कि उस रास्ते पर जिस पर वस्तु ने गति की है। कह रहा ऐसी स्थिति दिखाई गई है जहां एक गुट का स्थिति ए से स्थिति बी तक दो विभिन्न पथों से पहुंचाया गया। मान लीजिए कि ऊंचाई ए बी एच दोनों ही स्थितियों में वस्तु पर किया गया कार्य mgh होगा और है। एक पत्थर का टुकड़ा इस रास्ते से नीचे से ऊपर ले गया, इस रास्ते से, दूसरा ऐसे लेके ऐसे लेके ऐसे ले गया। तो ऐसा नहीं है कि इसमें इस रास्ते से ज्यादा दूरी थी क्या, तो इसमें ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। या इसमें कम होगी ऊर्जा, ऐसा भी नहीं है। ये एक्चुअल स्टार्टिंग ये है, एंडिंग ये है, इसके बीच का हाइट कितना है, स्टार्टिंग ये है, एंडिंग क्या है, इसके बीच का हाइट क्या। अगर ये हाइट और ये हाइट दोनों अगर बराबर होगा तो दोनों में स्थित ऊर्जा सेम होगी। मतलब उस रास्ते पर डिपेंड नहीं करता जिस रास्ते से वस्तु को उठाया गया, ये डिपेंड करता है कि कितना उठाया गया, ये बताइए। एक एग्जाम्पल है 10 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु है, तो m हो गया 10 और ऊंचाई कितना है 6 दे दिया, उठाया गया, तो कार्य कितना होगा, mgh होगा। m हो गया 10, g को 10 ले लेते हैं, h को 6 ले, तो 600 जूल हो जाएगा। इस तरीके से कार्य किया जाता है। क्या कह रहा है सो देखो,
अगर जी का वैल्यू 9.8 लेंगे, अगर जी का वैल्यू 10 लेंगे तो 600 हो जाएगा, और 9.8 लेंगे तो 588 जूल। जब तक कुछ नहीं दिया हुआ हो तो जी का वैल्यू 9.8 ही लिया जाता है, और अगर दिया हुआ जी का वैल्यू 10 लेना है तो 10 ले लेंगे, मतलब जो बोलेगा वो ले लेंगे। कुछ नहीं बोला तो 9.8 ले लेंगे। या कई बार क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्सपेक्टिव से भी हम लोग जी का वैल्यू अपने हिसाब से 9 पॉइंट या फिर 10 ले लेते हैं। क्या है, क्या ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है? ऊर्जा के विभिन्न रूप परस्पर परिवर्तनीय है या नहीं? तो पहला बात आंसर है कि हाँ है। कैसे? सो देखो, क्या हम ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण कर सकते हैं? प्रकृति में हमें ऊर्जा रूपांतरण के अनेक उदाहरण क्या हुए हैं, देखने को मिले हैं। सही बात है, अनेक उदाहरण हमको प्रकृति में देखने को मिला है। क्या है? सो देखो, क्रियाकलाप कर रहे हैं 11.1 दिन, कह रहे थे छोटे समूहों में बैठिए, प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण की विभिन्न विधियों पर विचार कीजिए, अपने समूह में निम्न प्रश्नों के बारे में विचार विमर्श कीजिए। हरे पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश से ऊर्जा से बनाते हैं। उन्हें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान को क्यों बढ़ती है? क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है, उसमें विषण का गुण होता है, जिसके कारण एक दूसरे जगह जाती है। कह रहा है कोयला पेट्रोलियम जैसे ईंधन कैसे बने हैं? तो भैया लाखों करोड़ों साल तक जमीन के अंदर धंसे रहने से उच्च ताप और दाब पर कोयला पेट्रोलियम का निर्माण हुआ, फॉसिल फ्यूल है। किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण जल चक्र को बनाए रखते हैं? तो जल चक्र को बनाए रखने में सौर ऊर्जा एक प्रमुख रोल अदा करता है। फिर आपसे पूछ लिया क्रियाकलाप। आप अनेक मानव क्रियाकलापों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले जुगतों में ऊर्जा रूपांतरण सम्मिलित है। इस प्रकार के क्रियाकलापों और जुगतों की एक सूची बनाइए। प्रत्येक क्रियाकलाप या जुगत में पहचाने किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण हो रहा है। तो आइए सबसे पहले हम ऊर्जा रूपांतरण के बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम को उससे पहले समझने का प्रयास करते हैं। देखो, तो हमने पहले भी समझ लिया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम हो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो, या संवेग संरक्षण का नियम हो, या फिर जो भी संरक्षण का नियम हो वो हो, कोई भी हो, वो जिस चीज की बात की जा रही है वो संरक्षित रहती है, ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, सिर्फ रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है कि ऊर्जा ना ही उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, सिर्फ का इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो कह रहा है कि हमने सीखा कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है। इस प्रक्रिया में निकाय की कुल ऊर्जा का क्या हुआ? तो भैया कुल ऊर्जा जो होती है वो संरक्षित रहती है। ऊर्जा संरक्षण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है, या ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, ना तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका विनाश। रूपांतरण के पहले व रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचल रहती है। कह रहा ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। बोला एक सरल उदाहरण पर विचार कीजिए। मान लीजिए, एक सरल उदाहरण लेने को बोल रहा है इस चीज को समझने के लिए, कि मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि अम द्रव्यमान की एक वस्तु है। क्या? अम द्रव्यमान की वस्तु है, एच ऊंचाई से शून्य पर गिराई जाती है। प्रारंभ में स्थितिज ऊर्जा एम जी एच और गतिज ऊर्जा क्या है? शून्य है। गतिज ऊर्जा शून्य क्यों है? सो समझ, तो किसी वस्तु को एक ऊंचाई से गिराते हैं, ये ऊंचाई है, यहाँ से किसी वस्तु को आप क्या करते हैं? गिराते हैं। तो यहाँ पर तो कोई वेग नहीं है, जब वेग ही नहीं है तो हाफ एम भी स्क्वायर लगाइएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ एम कुछ ना कुछ तो होगा, भी जीरो हो गया, जैसे ही जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जहाँ से किसी वस्तु को छोड़ा जाता है ना, तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? शून्य होती है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वही मैकेनिकल एनर्जी कुल ऊर्जा के बराबर होता। लेकिन टकराने से ठीक पहले, टकराने से ठीक पहले नीचे में क्या होता? हाइट पूरा कम हो जाता है, लेकिन गति बढ़ जाती है। तो हाइट कम हो गया तो भैया इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? शून्य होगा। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो हाफ एम भी स्क्वायर होता। और यही काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? किसमें? तो कुल ऊर्जा में निहित हो जाती है। यही बात ये समझाने का प्रयास कर रहा। और जो स्थितिज ऊर्जा होती है और जो गतिज ऊर्जा होता है उसका योग क्या होता है? उसका योग हमेशा कांस्टेंट होता है, और इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। एग्जाम में पूछेगा कौन सी ऊर्जा? यांत्रिक ऊर्जा। अगर हम देखते हैं कि किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। इसलिए अगर आपसे पूछ लेगा कि
किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से गिराया जा रहा, तो बीच में जो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान क्या होगा, तो दोनों बराबर होगा, कुल ऊर्जा दोनों के योग के बराबर होगा। बोला है कि यहाँ पिंड की गति पर वायु प्रतिरोध के प्रभाव आदि की अपेक्षा की गई है, मतलब वायु का जो प्रभाव पड़ रहा है उसको हमने कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, क्या होगा जब कंसिडर करेंगे, तो भैया थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। आइए, कह रहा है कि ऊंचाई पर पिंड जहां स्थित है, अगर 4 नीचे से ऊपर अगर मान लेते हैं, चलिए अब देखिए, अब अगला टॉपिक है कार्य करने की दर, इसको समझते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, सो देखो, इसमें कह रहा है कि क्या हम सब एक ही दर से कार्य करते हैं, क्या मशीनें ऊर्जा का उपयोग तथा रूपांतरण समान दर से करती हैं, अभिकर्ता एजेंट जो ऊर्जा रूपांतर करते हैं विभिन्न दरों से कार्य करते हैं। आइए इसे निम्न क्रियाकलाप से समझते हैं। ये देखना है कि क्या सभी एक ही दर से कार्य करते हैं, क्या जितने भी मशीन है सभी एक तरीके से, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आइए इसको समझने का हम प्रयास करते हैं उदाहरण से, एक क्रियाकलाप से। इसमें कह रहा है कि दो बच्चे, मान लीजिए ए और बी के बारे में विचार कीजिए। कर लिया, मान लीजिए कि दोनों का द्रव्यमान समान, दो बच्चा ए बी दोनों का द्रव्यमान क्या है, समान। दोनों रस्से पर अलग अलग चढ़ना प्रारंभ करते हैं, दोनों 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। मान लीजिए कि इस कार्य को करने में ए 15 सेकंड लिया और बी 20 सेकंड। सब कुछ दोनों के लिए सेम था, लेकिन ए 15 सेकंड में चढ़ गया और बी 20 सेकंड में चढ़ा। इसका मतलब कार्य करने की दर जो है अधिक किसकी है, कौन जो है कम समय लिया। देखो, जो कम समय लेता है उसके कार्य करने की दर ज्यादा होती है। तो देखो, कौन कम समय लिया, 15 वाला कम समय लिया, इसलिए इसकी शक्ति क्या होगी, ज्यादा होगी, इसके कार्य करने की दर ज्यादा होगी। मतलब ये कम समय में ज्यादा काम कर पाता है। प्रत्येक बच्चे द्वारा किया गया कार्य कितना है, किया गया कार्य समान है, तथापि ए ने कार्य करने के लिए बी की अपेक्षा कम समय लिया। किस बच्चे ने दिए गए समय, मान लीजिए 1 सेकंड में अधिक कार्य किया, तो भैया जो जो कम समय में कार्य अधिक करेगा उसकी शक्ति अधिक होगी। ठीक है, और ए वाला जो है कम समय लिया था चढ़ने में, तो उसकी कार्य जो होगी ना वो दर अधिक कहलाएगी। आ जाइए इधर देखते हैं। कह रहा है एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए हुए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता। एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए गए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता। अधिक शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा हमें किसी यात्रा को कम समय में पूरी करा सकता है। सही बात है। हम मोटर बाइक तथा मोटर कार जैसी मशीनों की शक्ति के बारे में बात करते हैं। इन वाहनों के वर्गीकरण का आधार यह है कि ये कितनी तेजी से ऊर्जा उत्पन्न या कार्य करते हैं। कह रहा है कि शक्ति क्या है, किए गए कार्य की गति को मापती है। शक्ति क्या है, किए गए कार्य की गति को मापती है, अर्थात कार्य कितनी शीघ्रता या देर से किया गया। शक्ति की परिभाषा इस प्रकार है। क्या है शक्ति की परिभाषा, आइए देखते हैं। शक्ति की परिभाषा क्या है, सो समझो। कह रहा कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। यदि कोई अभिकर्ता एजेंट टी समय में डब्लू कार्य करता है तो शक्ति का मान क्या होगा, तो शक्ति जो होता है कार्य बट्टे समय को बोला जाता है। तो शक्ति हो गया कार्य बट्टे समय, पी बराबर हो गया डब्लू बाई टी। कह रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, और इसका प्रतीक क्या है, डब्लू है। यह मात्रक जेम्स वॉट के नाम पे दिया गया। जेम्स वॉट जिनका जन्म 1736 में हुए और 1819 तक रहे, के सम्मान में रखा गया। 1 वॉट उस अभिकर्ता या एजेंट की शक्ति है जो 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता। ये कैसे डिसाइड होता है, सो समझो जरा। देखो, अगर आप चाहते हैं शक्ति 1 वॉट हो, 1 वॉट हो, तो ये 1 होगा तब जब ये भी 1 हो।
तो एक, और ये W का कार्य क्या होता है, मतलब वर्क डन का क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, 1 सेकेंड। इसका मतलब अगर 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाए तो उसकी शक्ति 1 वॉट कहलाएगी। अगर 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाए तो उसकी शक्ति क्या कहलाएगी, 1 वॉट कहलाएगी। कह रहा कि 1 वॉट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। हम यह भी कह सकते हैं कि यदि ऊर्जा के उपयोग की दर 1 जूल प्रति सेकेंड हो तो शक्ति क्या होगी, 1 वॉट होगी। सही बात है क्या? कह रहा है कि 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड या 1 वॉट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड होती है। हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त करते हैं। क्या बोल रहा है कि हम ऊर्जा स्थानांतरण की उच्च दरों को किसमें, किलोवाट में व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट जो होता है वो 1000 वॉट के बराबर होता है। 1000 वॉट या 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 वॉट कहिए फिर 1000 जूल पर सेकेंड होता। क्या कहता है, सो देखो इसमें कह रहा है कि किसी अभिकर्ता एजेंट की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दरों से कार्य कर सकता। ठीक है, कह रहा है इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल उपयोग लिए गए समय से विभाजित कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, औसत शक्ति निकालना है तो कार्य बट्टे समय से डिवाइड करना है। सिंपल सी बात है, चाहे वो औसत शक्ति हो या कुछ भी हो, शक्ति निकालना है तो कार्य बट्टे समय, कार्य में क्या करेंगे, समय से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, हमारा शक्ति मिलेगा। अगर औसत शक्ति निकालना है तो औसत कार्य में औसत समय, जितना समय लिया गया उससे डिवाइड करेंगे। क्या कह रहा है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया है। कह रहा है कि 2 लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार 400 न्यूटन है। लड़की ए और लड़की बी दोनों का भार 400 न्यूटन है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ती है। हम एक लड़की का नाम ए रख देते हैं, दूसरे का नाम बी रख देते हैं। इस कार्य को पूरा करने में लड़की ए 20 सेकेंड लेती है जबकि लड़की बी 50 सेकेंड लेती है। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति का प्रकलन कीजिए। अगर ए की शक्ति अगर निकालते हैं तो क्या होगा, कार्य बट्टे समय, कार्य बराबर क्या होता है, mgh। mgh होता तो वो कितना हो जाएगा, 400। mgh कितना बोल रहा है, तो h ऐसा कुछ दिया नहीं, दिया है 8 मीटर। तो या W इक्वल टू एफ है तो उससे भी निकल जाएगा 8 मीटर। इसको करने में एक 20 सेकेंड ले रहा है, और यही जो अगर लड़की बी जो है वो कितना सेकेंड ले रही है, तो वो 50 सेकेंड ले रही है। तो इस दोनों के द्वारा जो शक्ति होगा वो क्या होगा, तो सो देखो समझो, 20 को 20 से गुना किए 400, 8 दूनी 16, 160 वाट। लड़की ए की शक्ति 160 वाट हुई। लड़की बी की देखते हैं तो 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, ठीक है, या 5 अठे 40, 8। तो अगर मैं इसको 8 कर लेता हूँ तो 8 8 64, 640 वॉट हो। ये कितना हो गया, 640 वॉट। अगर ये कम है तो ये ज्यादा, ये ज्यादा है तो कम होना चाहिए। नहीं, यहाँ पे कैलकुलेशन एरर हो रहा है, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन एरर हुआ है। आइए चेक करते हैं क्या कह रहा है। देखो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व कर देंगे कैसे, ऐसे, ये 0 से 0 कट गया, 5 अठे 40, 8 अठे 64, 64 वॉट। देखो तो शक्ति ए वाली की ज्यादा है क्योंकि उसने कम समय लिया है। हो गया आंसर, यही आंसर होगा। आगे देखो क्या लिया हो, 160 वाट लड़की ए का निकला और लड़की जो बी है उसका 64 वाट निकला। तो लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 वाट है जबकि लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति कितनी है, 64 वाट। इसी तरीके से बाकी न्यूमेरिकल भी हम बनाएंगे। इसमें क्या कह रहा 50 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का है, 105 जिना पर दौड़कर 45 सीढ़ियां 9 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो भाई हम पहले तो W निकालेंगे, ये क्या होगा, mgh के बराबर होगा। द्रव्यमान कितना दिया हुआ, 50 किलोग्राम, g कितना है 10, हाइट कितना होगा, तो कितनी सीढ़ियां हैं, 45 सीढ़ियां हैं।
ठीक है। और एक सीढ़ी का हाइट कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो 100 से डिवाइड करेंगे, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, यही हो गया कार्य। तो देखो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, तो नीचे 2 है, 2 से कट कर दिए ऊपर, तो कितना हो गया, 2 × 5 = 10 हो गया। ऊपर कितना बचेगा, 15 × 5 = 75 × 45, ये हो गया W। और शक्ति निकालना है तो W/T होता है, तो इसमें T से डिवाइड करेंगे जो 9 सेकंड है, तो 9, 9 एकम 9, 9×5 = 45। अब 5 को 75 से गुना करेंगे, 5×5 = 2, 7×5 = 35, 2 37, 375 वॉट हो जाएगा इसकी शक्ति। सिंपल सी बात है। आ जाइए देखते हैं क्या कुछ दिया है, क्या कुछ दिया है, 375 वॉट हो गया। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं जो आपको समझना है। हमने शक्ति देख लिया, हमने कार्य देख लिया, हमने ऊर्जा देख लिया। अब हम क्या देखते हैं, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, इसी को बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। क्या होता है, देखो जूल जो है ऊर्जा का ऐसा मात्रक तो है, लेकिन बहुत छोटा मात्रक है, ये जूल बहुत छोटा वैल्यू है। दैनिक जीवन में व्यावसायिक रूप से, कमर्शियली रूप से हमें इससे बड़ा वैल्यू चाहिए। जैसे विद्युत धारा जो ऊर्जा खपत करते हैं, बल्ब में, फैन, एसी में, ये सब में भी ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है, जूल बहुत छोटा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सो देखिए, कह रहा है जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, किलोवाट घंटा बोला जाता। अगर आपसे पूछ लेगा ऊर्जा है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछ लेगा, कौन सा ऐसा ही मात्रक पूछ लेगा, तब तो आप जूल करेंगे। लेकिन अगर व्यावसायिक मात्रक पूछ लिया, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक बताइए कौन सा है, तब किलोवाट आवर करेंगे, या इसी को यूनिट बोला जाता। इसी को क्या बोलते हैं, एक यूनिट बोला जाता है। 1 किलोवाट आवर से क्या तात्पर्य है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक मशीन है जो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग में लाती है। यदि इस मशीन को लगातार 1 घंटे तक उपयोग में लाया जाए तो यह 1 किलोवाट घंटा कहलाएगा। क्या, जैसे कोई एक मशीन है वो 1 सेकंड में 1000 जूल ऊर्जा का उपयोग करती है, और इसी मशीन को 1 घंटा तक हम उपयोग में लाएं तो क्या कहलाएगा, कहलाएगा कि भैया इसकी ऊर्जा कितनी है, 1 किलोवाट आवर है। कैसे कैलकुलेट होता है, तो कह रहा है इस प्रकार 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत के 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होती है। कैलकुलेट करना है तो 1 किलोवाट आ रहा है, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट में 1000 वाट आता है, 1 आवर में कितना 3600 सेकंड होता है। इसको हमने गुना किया तो 36 पे 5 जीरो हो गया। आप जानते हैं किसी भी अंक के आगे क्या होता है, एक डेसिमल होता है, लेकिन स्टैंडर्ड नोटेशन क्या है, एक डिजिट के बाद डेसिमल मतलब पीछे करना पड़ेगा। तो 3.6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे हुआ, इसलिए 10⁶। तो आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि सर एक बात बताइए, 1 किलोवाट आवर या एक यूनिट या एक इकाई ऊर्जा में कितने जूल होते हैं, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। क्लियर है क्या। करेगा हमारे घरों, उद्योगों में, व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाले ऊर्जा को प्राय किलोवाट घंटा में ही व्यक्त करते हैं। जैसे कहते हैं कि आज जो है ना, इस महीने 75 यूनिट बिजली यूज हुआ, तो यही है 75 यूनिट, कहने का मतलब इतना इंटू 75 जूल, क्योंकि एक यूनिट इतने जूल के बराबर होता है। समझ में आया क्या। चलिए, इसमें कह रहा है कि उदाहरण के लिए एक महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा को यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं। यहाँ एक यूनिट का अर्थ 1 किलोवाट आवर है। क्लियर हो चुका है। चलिए, अच्छा, अब जैसे कुछ क्वेश्चंस दे दिया आपको बनाने के लिए, आइए इसको समझ लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चंस रहता है इस टाइप का, जैसे बोल दिया कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता, तो बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की गई ऊर्जा यूनिट में परिकलन कीजिए। हमको यूनिट निकालना है, मतलब किलोवाट आवर निकालना है, मतलब जो भी डेटा दिया हुआ है उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना। देखो 60 वाट दिया हुआ है, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया, किलोवाट हो गया। 60 वाट दिया हुआ, 1000 से डिवाइड करेंगे, किलोवाट हो गया। अब हमको आर चाहिए कितना, तो 6 घंटे है,
कितने दिन में निकालना है, एक दिन में, तो 6 ही रहेगा। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 हो गया, 6 एक 36 हो गया, 36 पे 100 से डिवाइड किए, मतलब 0.36 यूनिट हो गया। यही आंसर हो गया, 0.36 यूनिट कहाँ है, आ गया, बात खत्म। समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कि ये बात हो गया। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस रहते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। एक क्रियाकलाप आपको करने को बोल रहा है, कह रहा अपने घर में विद्युत परिपथ में लगे विद्युत मोटर को ध्यानपूर्वक देखिए, इसके लक्षणों को बारीकी से परीक्षण कीजिए, प्रतिदिन प्रातः और शाम 6:30 बजे मीटर का पाठ्यांक नोट करें। कह रहा दिन के समय कितनी यूनिट व्यय होती है, रात के समय कितनी यूनिट व्यय होती है। इस क्रियाकलाप को लगभग 1 सप्ताह तक कीजिए, अपने परीक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए, अपने आंकड़ों से निष्कर्ष निकालिए, अपने परीक्षणों की तुलना विद्युत के मासिक बिल से कीजिए, ये विवरण से कीजिए। ये सिंपल सा ये कह रहा है कि भैया आप जो घर में बिजली उपयोग करते हैं, ये देखिए कि आप 1 सप्ताह में, 1 महीने में कितनी बिजली का उपयोग करते हैं। ये देखिए कि दिन में ज़्यादा बिजली का उपयोग करते हैं या रात में। तो जनरली क्या होता है, रात में वो डिपेंड करता है कि आपका क्या उपयोगिता है, आप जहाँ रहते हैं उसकी उपयोगिता। गर्मी के दिनों में बिजली थोड़ा ज़्यादा उपयोग करते हैं, ठंडे के दिनों में बिजली ज़रा कम उपयोग करते हैं। ये सब उपयोगिता पर निर्भर करता है। ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखा। हमने कार्य देखा, कार्य देखा कि कोई वस्तु है उस पर बल लगाएंगे, अगर विस्थापन होगा तब कार्य हो सकता है, विस्थापन नहीं होगा कार्य नहीं होगा। कार्य जो होता है वो, कार्य जो है वो 3 तरह का होता है। एक क्या हो गया, धनात्मक कार्य। एक क्या हो गया, धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य कब होगा, बल जिस दिशा में लग रहा है विस्थापन भी उसी दिशा में होगा, तो उसको धनात्मक कार्य बोलेंगे। एक कौन सा होता है, ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य किसको बोलते हैं, तो भैया बल जिस दिशा में लगा, बल जिस दिशा में लगा उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, तो इसको ऋणात्मक कार्य बोलेंगे। एक होता है शून्य कार्य। शून्य कार्य किसको बोलते हैं, इसमें या तो आपने बल ही नहीं लगाया हो, या तो क्या कहता है बल लगाया हो विस्थापन ही नहीं हुआ हो, या तो बल भी लगा हो विस्थापन भी हुआ हो लेकिन बल और विस्थापन के बीच में 90 डिग्री का कोण बना हो, तो cos 90 का मान 0 होता है। तो इस केस में क्या होगा, कार्य साइंस के लैंग्वेज में शून्य कहलाएगा। ठीक है, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, W बराबर एफ एस कॉस थीटा होता है। एफ क्या हो गया, बल हो गया, एस विस्थापन हो गया, कॉस थीटा कोसाइन ऑफ एंगल हो गया, और ये थीटा क्या है, एफ और एस बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक है क्या? अगर आपसे पूछ लेगा कार्य का जो मात्रक है वो क्या होता है, जूल होता है। फिर ऊर्जा हमने पढ़ा, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। कार्य भी अदिश राशि होती है, ऊर्जा भी अदिश राशि होती है, ये हमने पढ़ा। ऊर्जा के बहुत सारे रूप हैं, जैसे गतिज ऊर्जा हो गए, स्थितिज ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा हो गए, प्रकाश से ऊर्जा हो गए, सौर ऊर्जा हो गए, नाभिकीय ऊर्जा हो गए, विद्युत ऊर्जा हो गए, रासायनिक ऊर्जा हो गए, बहुत सारे हैं। इनमें से हमें पढ़ना होता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा 2 होते हैं, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। स्थिति के कारण, ऊंचाई के कारण, वस्तु के आकार अमाप के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का हाफ mv², जिसको पीई बोलते हैं। कितना होता है, हाफ mv²। जबकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। अरे यार उल्टा लिख दिया ना भाई, उल्टा बोल दिया, उल्टा लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh, और काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। दोनों ऊर्जा का जब योग कर दिया जाता है तो क्या बनता है, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी बनता है। कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या फिर मैकेनिकल एनर्जी बनती है। ठीक है, कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, ये कौन बताता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बताता है। कोई चीजें, कोई वस्तु को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं तो जहां से गिराया जाता है, जहां से वस्तु को गिराया जाता है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी ही टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है और काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। जब वस्तु जो ना पृथ्वी से टकराने से जस्ट पहले इस वस्तु में ऊंचाई नहीं होगा, इसलिए इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। कुल काइनेटिक एनर्जी ही मैकेनिकल एनर्जी होती है, और बीच में जितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है वही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। आधा आधा, आधा काइनेटिक, आधा क्या होगा, पोटेंशियल होगा। फिर हमने पढ़ा शक्ति। शक्ति क्या होता है, कार्य बट्टे समय को शक्ति बोलते हैं। शक्ति का ऐसा मतलब क्या होता है, जूल पर सेकंड या फिर वाट होता है। अश्व शक्ति को बोलते हैं 746 वाट। 1 किलोवाट को बोलते हैं 1000 वाट।
ठीक है, फिर हमने पूछा पढ़ा क्या कि कार का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि आपने क्या सीखा, ये देखते हैं। किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण और बल की दिशा में उसके द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। इसका ऐसा मात्रक जूल होता है। 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता। सही बात है। किसी पिंड का विस्थापन शून्य है, बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य होगा वो भी शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो कहा जाता है कि उसमें क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। ऊर्जा कोई भी काहे नहीं हो, उसका मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। फॉर्मूला हाफ mv² होता है। किसी वस्तु की स्थिति आकृति में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होते है उसको स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा mgh होगा। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, न ही ऊर्जा उत्पन्न होती है और न ही विनाश होता है। रूपांतरण से पहले रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा क्या होती है, सदैव स्थिर होती है, अचर होती है। फिर बोल रहा है कि प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है, जैसे गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, उसमें ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा आदि। किसी वस्तु की गतिज और स्थिर ऊर्जाओं के योग को उसकी कुल यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रक वॉट होता है। 1 वॉट 1 जूल/सेकंड होता है। 1 किलोवाट के दर से 1 घंटे में की गई ऊर्जा 1 किलोवाट आवर के बराबर होता। हमने इस चैप्टर के अंदर जितनी भी चीजें दी गई थी उसको लाइन बाय लाइन आपको हमने समझा दिया, क्रिस्टल क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बाय बाय।